ओके, वी आर लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आज के आई कैन गवर्न इनसाइट्स के 15वें अंक में एयर पोल्यूशन गवर्नेंस यानी वायु प्रदूषण और सुशासन, इस विषय पर परिचर्चा में आप सभी का आई कैन गवर्न के तहत के सदस्यों और मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक स्वतंत्र समूह है जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत नीतिगत समस्याओं यानी लोकल गवर्नेंस से जुड़े हुए फंडामेंटल पॉलिसी इश्यूज के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तलाशने की कोशिश करता है। आई कैन गवर्न में हम ऐसे संगठनों, संस्थानों और लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समस्या की जगह समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं और सरकार से परे अपने दायित्व को लेकर सजग। आई कैन गवर्न इनसाइट्स सीरीज के तहत हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, ग्रामीण प्रशासन, सैनिटेशन और डिफरेंटली एबल्ड इश्यूज सहित अनेकों गंभीर मुद्दों से जुड़े हुए मूलभूत चुनौतियों पर बिहार और देश के कोने कोने से अनेकों समाजोन्मुख लोगों के साथ चर्चा की है और इन चर्चाओं के माध्यम से हमने लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उन्हें मिलकर प्रयास करने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। अभी तक लगभग 30 से 35 हजार लोगों तक हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच पाए हैं। आज के कार्यक्रम पर आते हैं। मैन मेड पोल्यूशन, मानव जनित प्रदूषण आज इतनी बड़ी समस्या है कि शायद इनका कोई समय या कोई काम ऐसा नहीं बचा जब आप किसी न किसी रूप में किसी पेड़ पौधे या जानवर को नहीं बल्कि अपने आप को हानि पहुंचा रहे होते हैं। आज की स्थिति ऐसी है कि अभी आप और हम देश और दुनिया के किसी कोने में बैठे हों, इस बात की पूरी संभावना है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाकर हमारे मन और शरीर को किसी न किसी रूप में हानि पहुंचा रहा है। और ये प्रदूषण बड़े शहरों में पहले हुआ करता था, आज ये छोटे शहरों तक ही नहीं बल्कि गांव-गांव तक पहुंच गया है। WHO के 2018 के एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 15 भारत में है, जिनमें छोटे-छोटे शहर, उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद, बिहार के गया, मुजफ्फरपुर, पटना, ऐसे कई सारे शहर जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे शहर शामिल हो गए। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं बिहार के विषय पे खास करके बताना चाहूंगा कि बिहार को लोग अक्सर समझते हैं कि यहाँ पे विकास कम है, जो कि है भी बहुत मामले में, लेकिन प्रदूषण के मामले में हमारी प्रगति कहिए कि बहुत अच्छी चल रही है। ये विडंबना ही है, लेकिन एक डाउन टू अर्थ के 25 नवंबर 2019 के रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2009 में सांस से संबंधित बीमारी के 2 लाख लोग मरीज थे और राज्य स्वास्थ्य समिति के आंकड़ों के अनुसार पिछले 9 सालों में 2018 का ये आंकड़ा है, उस समय में रोगियों की संख्या बढ़कर 11 लाख से ऊपर चली गई, 5 गुने से ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी। और इसका कारण क्लियर कट एयर पोल्यूशन को बताया जाता है। और बिहार में पटना और गया और मुजफ्फरपुर तो हैं ही, जमुई और वैशाली जैसे छोटे छोटे जिलों में सांस के रोगियों की संख्या में कई बार तो 20 से 25 गुने तक बढ़ोतरी हुई। जैसे कि वैशाली की बात करें, छोटा सा जिला है, जिसने 2009 में 4000 मरीजों में सांस के रोगों का उपचार कराया था। 2018 में ये संख्या बढ़कर के 1 लाख के लगभग होगी। ड्रामेटिक कहिए कि डेवलपमेंट है और बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। और सबसे बड़ी चिंताजनक ये है कि बड़े शहरों में इसकी बात होती है, अवेयरनेस होती है, खबरें बनती है, छोटे शहरों में इसकी चर्चा भी नहीं होती। बिहार में की बात करें तो जो पोल्यूशन रीडिंग मीटर्स होते हैं वो लगभग 35-40 जिलों में तो लगभग है ही नहीं, तो तीन रीडिंग केवल होती है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, जिसपे कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको हम लोग को बहुत गंभीरता से सोचने की, समझने की, उनके हल तलाशने की और मिलकर इस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो ऐसे कई सवालों पे, जिसमें कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी होगा कि क्या विकास और प्रदूषण एक सिक्के के 2 पहलू बन चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कि क्या विकास की कीमत हमें साफ हवा गवा के देनी पड़ेगी। तो और इसके साथ एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि इन जब सवालों की हम बात करते हैं कि कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन एक चुनाव मुद्दा क्यों नहीं बनता। ऐसे तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकल लेवल पे
और पर्सनल लेवल पे हम और आप क्या कर सकते हैं। और इस विषय में हमारे आज पैनल पे बात करने के लिए 3 महानुभाव मौजूद हैं जिन्होंने इस विषय पर वर्षों से लगातार काम किया है, अभी भी कर रहे हैं। मैं सबसे पहले परिचय करना चाहूंगा आदित्य पुंदिर जी का। आदित्य क्लाइमेट कैंपेनर रहे हैं, ऑथर रहे हैं, और मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज से लगभग 10 साल पहले कुछ महीनों सालों के लिए उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। वर्तमान में आदित्य द क्लाइमेट रियलिटी प्रोजेक्ट इंडिया के डायरेक्टर हैं, साउथ इंडिया एंड साउथ एशिया डायरेक्टर हैं, और ये पिछले 10 वर्षों से इस लीडरशिप पोजीशन पे अपनी सेवा दे रहे हैं, काम को लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। इन्होंने अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट एल गोर से 2009 में क्लाइमेट चेंज की ट्रेनिंग ली थी। एल गोर के बारे में बता दें कि उन्हें 2007 में IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ नोबेल पीस प्राइज मिला था अपने क्लाइमेट एक्टिविटी के लिए, कैंपेन के लिए। और 2006 में उनकी एक मूवी रही है इनकन्वीनियंट ट्रूथ, जो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर कि वो देखें। बहुत ही मार्मिक दृष्टि, और ये 2006 की बात है, ये 14 सालों के बाद जो कहानी है वो तो उससे भी भयावह है। आदित्य ने इन्होंने क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी इशू पे देश में, इंडिया में एक्सटेंसिव काम किया, और इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एक टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम डेवलप किया क्लाइमेट एजुकेशन के लिए, जिसके तहत 7,000 टीचर्स जो है वो देश में एजुकेटेड हो चुके हैं। इन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे यूनेस्को के लिए। उसके अलावा 5 इन्वायरमेंटल एजुकेशन की CD-ROM भी इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, ऑथर हैं उसके। और इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये इन्होंने बच्चों के लिए कॉमिक्स किताबें भी लिखी हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। तो एक बहुत ही कहिए कि डाइवर्स सेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें हर तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा ये UNDP, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को सहित ऐसे ग्लोबल एजेंसीज के कंसल्टेशन कमिटी में है जो क्लाइमेट चेंज इन इंडिया के विषय पे है। तो और मेरी जब बात हो रही थी तो इनसे, तो इन्होंने सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट यही किया कि बड़े शहरों में बहुत बातें होती है, छोटे शहरों में किस तरीके से अवेयरनेस फैला जाए, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर राम बाबू खेतान भी हैं। डॉक्टर खेतान दरभंगा के एक कहिए कि सबसे प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ में से जाने जाते हैं। प्रोफेशनल एक्सेलेंस मेडिकल की फील्ड के अलावा उन्होंने सोशल लीडरशिप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, दर्जनों संस्थाओं से जुड़े रहे हैं। और ये इसके अलावा नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के चार्टर सेक्रेटरी, फाउंडिंग मेंबर्स में से रहे हैं। दरभंगा में जो हॉर्टिकल्चर जो डिस्प्ले होता है उसमें इन्होंने वर्षों से जो है सो उसको ऑर्गेनाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब लायंस क्लब, मिथिलांचल रोटरी क्लब, यूनेस्को क्लब और कवि सम्मेलन जैसे बहुत ही डाइवर्स क्षेत्रों में भी इनकी रुचि रही है। हमारे साथ आज अविनाश चंचल भी हैं। अविनाश जी बेगूसराय से हैं। इनका परिचय बहुत ही खास है एक हिसाब से कि इस पैनल पे सबसे यंग है, और ये पिछले 10 साल से क्लाइमेट इश्यूज पे राइटिंग और कैंपेनिंग करते रहे। इनके ट्विटर प्रोफाइल पे अगर आप देखें तो इन्होंने लिखा है कि जल जंगल जमीन से प्यार, बिहारी, और सिंगरौली फाइल्स, कोयले से सुलगती जिंदगी के ऑथर। और इसके साथ मैं एक और जोड़ना चाहूँ कि ये पत्रकार भी हैं, रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में इन्होंने काम किया IMC से पढ़ाई करने के बाद, और पिछले 2013 से ये ग्रीन पीस इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। वर्तमान में ये सीनियर क्लाइमेट कैंपेनर हैं। सिंगरौली फाइल्स किताब की बहुत सारी, ये किताब ऑफ कोर्स खास है। इसमें एक जो बात ये है कि इन्होंने उन लोगों के बीच में रह करके उनकी लड़ाइयों को देख करके तब ये किताब लिखी है, तो ये एक बहुत ही खास है। आदित्य, इनसे हमें, अविनाश जी से हमें और भी बहुत कुछ जानने को आज मिलेगा। आप तीनों महानुभावों का एक बार फिर से स्वागत पैनल पे। और आप सभी से बात करने के लिए हमारे साथ रूबी हैं। रूबी वर्तमान में एक NGO न्यू एजुकेशन ग्रुप के साथ फाउंडेशन फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड एजुकेशन का कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट देखती हैं। और हमारे साथ आलेंदु शेखर हैं दरभंगा से। आलेंदु जी वर्तमान में गुवाहाटी में कैनरा बैंक में ब्रांच मैनेजर हैं, और इन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में काफी क्लाइमेट एक्टिविज्म किया है। आप सभी का एक बार फिर से
कार्यक्रम में स्वागत। और फेसबुक के लाइव के माध्यम से जुड़े हमारे साथियों से आग्रह होगा कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय, टिप्पणी, सुझाव, सवाल चैट के माध्यम से रख सकते हैं। चुनिंदा सवालों को हम स्क्रीन पे और अपने पैनल के सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर आप इस मुद्दे और ऐसे तमाम सोशियो एनवायरमेंटल इश्यूज पर मिलकर बिना लाग लपेट के साथ हमारे आइकन गवर्न के साथ अगर काम करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, तो आइकन गवर्न के फेसबुक पेज को लाइक करें, हमसे संपर्क करें। और अब मैं बिना समय गवाए बुलाना चाहूंगा आदित्य पुंदिर जी को। आपके पास 10 मिनट का डेडिकेटेड टाइम रहेगा सभी पैनलिस्ट के पास, और फिर हम लोग इस चर्चा के बाद सवाल जवाब करेंगे। आदित्य। थैंक यू तिलक जी। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आपने एक चांस दिया यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का। और ये एक इशू, ऐसा इशू है जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री में बात हो रही है। और इसकी एयर क्वालिटी के बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताऊं कि ये बात काफ़ी टाइम से पब्लिक डोमेन में थी कि एयर क्वालिटी ख़राब है, बट इसको कोई बिलीव करने को तैयार नहीं था। Nobody was willing to accept it. So करीब 14 या 15 के करीब जो है 2014-15 जब इलेक्शन के टाइम पे, उस समय पे कुछ डेटा जो है पब्लिक किया गया कि एयर क्वालिटी के बारे में। और उसके बाद जो तूफान आया वो सबको पता है। फिर तो पूरे नेशनल मीडिया ने इस बात को अपना एज अ मेन इशू उठा लिया, और उसके बाद काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है कुछ साल में। और मैं पर्सनली, मेरी एक खास हॉबी है, वो है वॉकिंग। मैं वॉकिंग दिन में डेली 5-7-8 किलोमीटर चलता हूँ। पर एक जमाना था जब मैं खुद देहरादून से हूँ और सहारनपुर में हमारे कुछ गांव थे यूपी में, कि जब भी हम जाते थे तो स्काई बिल्कुल आपका नीला होता था। आज की सिचुएशन ये है कि मैं पूरी कंट्री में कहीं भी जाता हूँ, 99% आपको आसमान नीला नहीं दिखता, आपको ब्लू स्काई नहीं दिखता है। तो इसका कारण क्या है ये समझ में नहीं आया। पहले तो मैं काफी सोचता था कि ये कारण क्या है कि क्यों आसमान ब्लू नहीं दिखता। बट वही है कि पोल्यूशन हमारा आज की डेट में इतना ज्यादा बढ़ गया है। स्पेशली लास्ट 8-10 सालों में बहुत ज्यादा पोल्यूशन का राइज हुआ है, एयर पोल्यूशन का स्पेशली। अब अगर एयर पोल्यूशन का इसको देखा जाए कि वैसे तो जैसे आपने तिलक जी बहुत शुरू में बताया, आंकड़े बताए कि यहाँ पे इंडिया में की जो WHO के हिसाब से मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में इंडिया की पहली 30 में 21 इंडिया की सिटीज हैं, और पार्टिकुलेट 2.5 का लेवल बहुत ज्यादा है। पर अगर आप देखें कि ये इस तरह की पोजीशन आ क्यों रही है, क्यों इस तरह, तो मैंने इस बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा कि ये हो क्यों रहा है। जो मेरा अपना सोचना है इस बारे में कि इसका कारण एक तो ये है कि हमारा जो है अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट होता जा रहा है। आप देखिए बहुत सारे लोग जो हैं अब सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं, जो गांवों से निकल के एम्प्लॉयमेंट नहीं है इतना ज्यादा, एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव नहीं रहा, इतना बेनिफिशियल नहीं रहा लोगों के लिए, तो लोग सिटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। सो अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन होना अच्छी बात है, पर प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया की सिचुएशन में ये बड़ा ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इट इज नॉट अ प्लान्ड ग्रोथ। जिस तरह से आप करते हैं कि प्लान करके कि भाई इतने लोग आए, इतने लोगों के लिए फैसिलिटी होगी, सब कुछ होगा, वो यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे होता है कि सिंपल आपका आप आए, कोई बिल्कुल ऑर्गेनिकली, कोई एक कुछ घर इधर बन गए, कॉलोनी इधर कट गई, कुछ इधर हो गया, एक सेक्टर इधर बन गया, और इस तरह से ग्रोथ होती जा रही है सिटीज की। और इस ऑर्गेनिक ग्रोथ, पॉपुलेशन राइज है, उसके साथ साथ एक और चीज है कि हमारी इनकम्स बढ़ती जा रही हैं, जीडीपी बढ़ रही है कंट्री का, लोगों का, अच्छी बात है, इनकम्स बढ़ना बहुत अच्छी बात है। बट अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि इनकम बढ़ने से हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है। और वो जो कंजम्पशन है आज की डेट में, स्पेशली आप देखें हर घर में आज की डेट में आपको मोटरसाइकिल या स्कूटर तो मिलेगा ही, कुछ लोगों के यहाँ गाड़ी भी मिलेगी, कुछ लोगों के यहाँ 2 गाड़ियां भी मिलेंगी। तो छोटे छोटे शहर हैं, उनमें आप देखिए रोड्स वही पुरानी रोड्स हैं। मैं कई रोड्स में गया, मैं देखता हूँ अब दिल्ली वगैरह में तो पल भी चलिए फ्लाईओवर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है बड़े सिटीज में। बट छोटे टाउन्स में अनफॉर्चुनेटली आप जब भी जाएं, चाहे आप स्टेट कैपिटल्स में भी जाएं, तो सिचुएशन वही है कि पुरानी रोड्स हैं, उसी में 15 से 20% के हिसाब से 2 व्हीलर बढ़ते जा रहे हैं, 3 व्हीलर बढ़ते जा रहे हैं, 4 व्हीलर बढ़ते जा रहे हैं, और रोड वही है। तो नेचुरली फिर आपकी ट्रांसपोर्टेशन बोटलनेक हर जगह मिलेगी आपको, हर चौराहे पे आज की डेट में आपको जाम मिलेगा। मैं खुद जब मैं अपने शहर देहरादून जाता था कई बार, तो वहाँ पे हमारे को कई बार मुझे अपने घर से स्कूल तक जाने में 7 से 8 मिनट लगते थे, पर आज की डेट में अगर मैं जाता हूँ और अगर रश टाइम है तो कई बार 40 मिनट लगते हैं। तो आप सोचिए 7 मिनट और 40 मिनट
कितना फर्क पड़ जाता है छोटी सिटी में। तो एक अर्बनाइजेशन होना, उसके बाद जो है अनप्लान्ड होना, दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम जो हम देख रहे हैं आज की डेट में, कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, कोल फायर्ड प्लांट्स हैं आज की डेट में, हमारी जो बिजली है वो हमारे को कोल से आती है, ज्यादातर कोल से आती है, उससे भी पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो इन सभी को मिला के हो क्या रहा है कि इंडिया के ऊपर जब नासा की कुछ पिक्चर देखी, अगर आप देखें तो आप गूगल करिएगा, तो एक ब्राउन हेज है, एक ब्राउन कलर का हेज पूरे इंडिया और चाइना के ऊपर दिखाई देता है, जो कि और कहीं दिखाई नहीं देता। और मैं इस बात को काफी मजाक में लिया करता था कि ये सब लोगों का प्रोपेगेंडा है कि इस तरह की पिक्चर दिखाना, पर वाकई में जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया या फिर कहीं भी बाहर इंडिया से बाहर जाता हूं, तो वाकई में सिचुएशन वही है। वहां पे आसमान बहुत नीला दिखता है, जो हमारे यहाँ दिखता ही नहीं है। हमारे यहाँ मटमैला दिखेगा आपको, ब्राउन दिखेगा। सो बहुत कभी कभी जब सितंबर में जब मानसून आती है, कोई बारिशें होती हैं, तब जरूर ऐसा वेदर होता है कि आपका मन अच्छा लगता है कि बाहर घूमो करो। सो ये मेरे ख्याल से एक प्रॉब्लम रही है और इसका एक रीजन रहा है। और अब आगे क्या किया जाए, सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? अब प्रॉब्लम तो है ही, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है अब। और आप देखिए, जब से कोविड आया है तब से एयर क्वालिटी का और भी एक नया डायमेंशन ऐड हो गया है। बिकॉज कोविड के आने से क्या हुआ है कि जो एयर क्वालिटी से हमारे ज्यादातर एस्थमा और एयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, वो ज्यादा एक्यूट होती जा रही हैं। स्पेशली अगर आप एम्स में बात करें, डॉक्टरों से बात करें, किसी से भी बात करें, तो उनका ये कहना है कि बिकॉज ऑफ अब ये जो कोविड जो है और पोल्यूशन के साथ मिलके ये और ज्यादा घातक होता जा रहा है। इस तरह की बीमारियां और भी आएंगी। क्लाइमेट चेंज में हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की कोविड जैसी बीमारियां और आगे फ्यूचर में आएंगी, जिस तरह से बायोडाइवर्सिटी का हमारा हनन हो रहा है। तो उस सिचुएशन में आई थिंक बहुत जरूरी है कि आज की डेट में हम एयर क्वालिटी को एयर क्वालिटी के बारे में विषय में डिस्कस करें, एटलीस्ट डिस्कशन तो स्टार्ट करें, क्योंकि छोटे टाउन्स में, जैसा आपने सही कहा तिलक जी, की डिस्कशंस तक नहीं होता है इस बारे में। अब इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? तो मेरे ख्याल से जो कुछ सॉल्यूशन जो मेरे दिमाग पे आते हैं कि अगर हम पोल्यूशन देखें छोटे टाउन्स का, तो वो 3 या 4 भागों में मेनली देखा जा रहा है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितनी जल्दी हो सके हम सिटीज में लाएं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आता है वो इलेक्ट्रिक हो, खासतौर से इलेक्ट्रिक करना व्हीकल्स को बहुत जरूरी है। BS6 करें, इलेक्ट्रिक करें, ये हमारी बहुत जरूरत है। और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि अगर हमारी जो रोड्स हैं उनमें कम से कम 3 पार्ट हों, हर जगह, हर शहर में होने चाहिए। एक पार्ट में आपकी पब्लिक बसेस चलें, एक पार्ट में आपकी कार्स चलें, और एक पार्ट हमें साइकिल के लिए भी चाहिए। छोटे टाउन्स में साइकिल यूज करना बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम पटना, देहरादून, सहारनपुर, लखनऊ, इस जैसे आपके छोटे टाउन्स में जो है, अगर आप साइकिल से जाएंगे तो आप बहुत फास्ट पहुंचेंगे, और साइकिल से चलने से एक हमारी हेल्थ भी ठीक होगी, ओबेसिटी कम होगी, ब्लड प्रेशर कम होगा, डायबिटीज पे फर्क पड़ेगा। तो साइकिलिंग की पर फैसिलिटी आज की डेट में नहीं है। अगर आप साइकिल पे आप किसी भी सिटी में निकल जाएं तो कोई चांस नहीं है आपका। मैक्सिमम एक्सीडेंट साइकिल वालों के होते हैं। आपके जो है गाड़ी, मोटरसाइकिल, उन लोगों ने टोटल टेक ओवर कर रखा है इस समय आज की डेट में रोड्स का। और साइकिलिस्ट आदमी अगर आप जाता है तो एक तरह से सुसाइड करने जा रहा है। ये सिचुएशन है कुछ शहर्स में। तो दिल्ली में तो मैं ये देखता हूँ बहुत डेंजरस है साइकिल चलाना से रोड पे। तो साइकिल्स के लिए एक डेडिकेटेड लेन होनी चाहिए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए होनी चाहिए, और एक कार्स के लिए होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर अच्छी फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे दिल्ली में जब से मेट्रो आई है तब से बहुत लोगों ने दिल्ली मेट्रो में सफर करना शुरू किया है। तो अगर अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है और तो लोग उस पर करेंगे, यूज करेंगे। तो मेरे ख्याल से एक तो मैं ये सोल्यूशन सोचता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इससे काफी फर्क पड़ेगा। दूसरा सोल्यूशन है साहब कि बहुत बड़ा सेगमेंट हमारा पोल्यूशन का है, जो घर में हम लोग लकड़ी जलाते हैं, गोसे जलाते हैं, या जिस तरह का हम बायोमास यूज करते हैं, उस बायोमास को और अब लकड़ी को अगर हम जलाना थोड़ा कम करें। और गवर्नमेंट ने वैसे उजाला स्कीम में बहुत गैस बांटी है लोगों को, तो गैस, और गैस के बाद आगे इलेक्ट्रिक। तो अगर ये प्रोसेस हमारा चालू रहता है तो ये एक रेजिडेंशियल सेक्टर से बहुत बड़ा फैक्टर, एक आप समझ लीजिए 20 से 25% के जो आपकी जो एयर पे कंट्रीब्यूट करता है वो खत्म हो जाएगा। और ये एयर और आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन अगर हम केयर कर लेते हैं। और तो तीसरी चीज जो मेजर सिटीज में छोटी में देखी जा रही है वो डस्ट देखी जा रही है कि कंस्ट्रक्शन होती जा रही है, डस्ट फैलती जा रही है रोड्स के ऊपर। आपकी जो साइड में डस्ट है, स्पेशली पटना में, बिहार में, जो नीचे के टाउन से जहाँ पे घास कम है वहाँ पे डस्ट और भी ज्यादा है। तो डस्ट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी रहेगा।
डस्ट को आप पेवमेंट करिए, और ये नहीं कि आपने सब जगह पक्का कर दिया, अदरवाइज रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगी, पानी रिचार्ज नहीं होगा। तो टाइल्स लगाइए, जिस तरह से या तो घास लगाइए या टाइल्स लगाइए, और उसको डस्ट को कम करिए। और जो स्पेशली गवर्नमेंट को नॉर्म्स लानी चाहिए कि जो उस तरह से लोग घर बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें नेट का प्रयोग करें, क्योंकि नेट का प्रयोग करना कोई बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ एक सोचने की तिथि है कि आप किस तरह से आप सोचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि नेट लगा के काम करें तो शायद डस्ट वहीं कंट्रोल रहेगी और चारों तरफ डस्ट कम फैलेगी। सो मेरे ख्याल से ब्रीफली मैं यही चीजें अभी शेयर करना चाहूंगा, और आगे फिर डिस्कशन करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई थिंक साइकिलिंग वाला आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग, और मैं अविनाश जी का एक ट्वीट देख रहा था आज का, तो उस पर आई थिंक वो भी बात करना चाहेंगे। अब डॉक्टर खेतान को बुलाना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? आप अनम्यूट कर लीजिए जी। नमस्कार तिलक जी, और आपने मेरे को यहाँ आने का न्योता दिया, आपने बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बता दूं, मैं इस तरह के प्रोग्राम में पहली बार भाग ले रहा हूं, पहले कभी मौका भी नहीं मिला, और जो मेरा जॉब है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का है। उसके अलावा मैं शौकिया जो है सो कुछ गार्डनिंग वगैरह करता हूं, पॉल्यूशन पर भी थोड़ा बहुत काम करता रहता हूं। मैक्सिमम चीज जो है वो आदित्य जी आपको बतला ही दिए हैं, तो मैं विशेष नहीं बताना चाहूँगा। हमारे शहर में जो दरभंगा है, बहुत छोटी सी टाउन है, उसका भी एयर जो है वो बहुत ही पॉल्यूटेड है। ओजोन जो है उसकी स्थिति तो थोड़ी अच्छी है, लेकिन पार्टिकुलेट जो मैटर्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर वो बहुत ही सीवियर ग्रेड में है। डस्ट इतने ज्यादा हैं, उसके कारण एयर की क्वालिटी बहुत ही खराब है। और हम लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इतना ज्यादा ट्रैफिक जाम रहता है कि गाड़ियां जो है वो कम से कम, जो हम लोग दरभंगा से लहरियासराय एक बार जाया करते थे, 10 से 15 मिनट में पहुंचते थे, अभी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। इतनी गाड़ियां चलती है, उससे जो कंबसन निकलता है उसके कारण ये एयर जो है, एयर की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है हम लोगों के टाउन में। और एयर जो है वो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हमारे ही टाउन में खराब हो रही है, सब जगह हो रही है। खास करके जो अर्बन एरिया है वहां तो बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। और अगर कुछ वाइंड बहुत तेज रहती है तो वहां से भी ये जो एयर की जो क्वालिटी है वो हमारे यहाँ भी खराब हो जाती है। और जहां तक इसका कैसे कैसे ये निदान हो सके, तो आपको बहुत अच्छा से बतलाइए। आदित्य जी तो बहुत मैक्सिमम चीज बतला चुके हैं। मेरे तरफ से बस कुछ ही बताने की बात है, वो ये है कि ट्रांसपोर्टेशन टिप्स उन्होंने बताया है कि पैदल चलने के लिए और साइकिलिंग करने के लिए, और साथ में अगर गाड़ियां वगैरह है तो उसका टायर्स वगैरह प्रॉपरली इन्फ्लेटेड रहे, इंजिन जो है सो ट्यून्ड रहे। ये तो ट्रांसपोर्टेशन टिप्स उन्होंने बता ही दिया। हाउस होल्ड में भी हम लोग बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग ये कंजर्व कर सकते हैं, और जो लकड़ी वगैरह जो जलाने का जो चूल्हा वगैरह होता है उसको अवॉइड कर सकते हैं। कुछ जो मेरा हॉबी है वो है गार्डन के बारे में। मैं काफी दिनों से गार्डनिंग कर रहा हूँ। आज से लगभग 28-29 साल पहले मैंने यहाँ पर एक नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की स्थापना भी की थी। उसके माध्यम से हम लोग फ्लावर शो करते आ रहे हैं, बहुत अच्छा से हो रहा है दरभंगा जैसे टाउन में। उसमें गार्डनिंग टिप्स के बारे में मैं जो बतला पाऊंगा वो ये है कि जितनी भी हमारे ये फूल पौधे या पत्तियां वगैरह जितने भी चीज हैं, उनको या तो हम लोग मुल्च के रूप में उपयोग करें या उसका खाद बना लें, कंपोस्ट बना लें। और मैं आज से नहीं, करीबन 10 सालों से मेरे गार्डन के जितने भी वेस्ट हैं सबों को मैं खाद के रूप में कन्वर्ट कर लेता हूं। अपने एक ड्रम में बनाया हुआ हूं। नेट पर तो बहुत सारा चीज इसके बारे में मिल ही जाएगा, इसीलिए विशेष डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। जितना ज्यादा हो सकता है हम लोग प्लांटेशन कर रहे हैं अपने संस्था के माध्यम से। और ये जितना भी ये मैं देखता हूं कि हम लोगों के मोहल्ले में या जहीं भी गली कुचे में लोग सब जितने भी ये ट्रेस वगैरह हैं, जितने भी ये वेस्टेज वगैरह है उसको जला देते हैं, वो जलाना नहीं चाहिए। और बाकी तो आपको ये बतलाए ही हैं, आदित्य जी मैक्सिमम चीज बतला ही दी है मेरे। और मैं समझता हूँ कि
थैंक यू। ठीक है डॉक्टर साहब, हम आपके पास फिर से वापस आएंगे और खास करके हम लोग ये जानना चाहें कि दरभंगा जैसे शहर में आप इतने दिनों से काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि और क्या किया जा सकता है? चूंकि दरभंगा एक मान लीजिए उसके अपने चैलेंजेस हैं, तो इस पे हम लोग आपके पास फिर से वापस आएंगे। अब हम लोग अविनाश जी को बुलाना चाहेंगे। अविनाश जी, आवाज आ रही है आपको? आप म्यूट पे हैं। आप जी, कंटिन्यू। मेरी आवाज साफ है? हाँ, आ रही। जी, शुक्रिया आदित्य सर और डॉक्टर साहब ने लगभग बातों को रखा है। और निश्चित तौर पे आज हमारे शहर जो हैं वो बेतहाशा आगे वृद्धि कर रहे हैं, ग्रोथ हो रहा है शहरों का। और इसके साथ-साथ बहुत सारे जो शहर में प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि बहुत आदित्य सर ने बोला कि बहुत ऑर्गेनिक तरीके से ये ग्रोथ हो रहा है। तो ज़ाहिर तौर पे उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड, बहुत सिस्टमेटिक नहीं है। और अगर आप एयर पोल्यूशन की देखें, बात करें खास करके, मतलब हमारे शहर तो बहुत सारे और भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं हमारे शहरों में, लेकिन एक एयर पोल्यूशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो लगभग सभी लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है। और ना सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को स्वास्थ्य के हिसाब से प्रभावित कर रहा है, बल्कि हमें आर्थिक रूप से भी बहुत कमज़ोर बना रहा है। वैसे तो हजारों रिपोर्ट्स और लिटरेचर हैं एयर पोल्यूशन पे जो हाइलाइट्स करते हैं कि कितना एयर पोल्यूशन जो है वो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस बन चुका है हमारे देश में। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 रिपोर्ट्स को कोट करने जा रहा हूँ जो इस साल हमने 2020 में ग्रीन पीस ने इन्वॉल्व रहा है, ग्रीन पीस इंडिया इन 3 रिपोर्ट्स में। तो एक तो हम लोग हर साल एनुअली एक रिपोर्ट करते हैं जिसका नाम है एपोक्लिप्स, जो बेसिकली भारतीय शहरों के, जहाँ तक जिन-जिन शहरों का डेटा उपलब्ध है एयर क्वालिटी का, उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। और इस साल भी हमने एपोक्लिप्स रिपोर्ट रिलीज़ किया और उसमें हमने पाया कि 287 शहरों की में से 80% लगभग 231 जो शहर हैं उसकी हवा हमारे जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक हैं उसको मीट नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि 80% जो हमारे शहर हैं वो वायु प्रदूषित हैं, वहाँ की हवा खराब है, वहाँ के लोग खराब हवा में साँस ले रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है कि जब भी हम वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो मोस्टली जो डिबेट है, चाहे वो मीडिया रिपोर्ट्स हैं या जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो बहुत दिल्ली सेंट्रिक होता है, दिल्ली के आसपास के वायु प्रदूषण की बात होती है, लेकिन हम बाकी जो ये 231 शहर हैं, उनकी बात नहीं करते हैं। और इंटरेस्टिंग है कि सरकार भी जब अभी रिसेंटली 2019 में सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, और वो वास्तव में बहुत एम्बिशियस प्लान भी है, जिसमें 122 शहरों को शामिल किया गया है कि जिनकी हवा को अगले 5 सालों में ठीक करने के लिए का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन हम लोग फिर वही कह रहे हैं कि आखिर 231 शहर तो हैं और भी, यानी कि दो 116 शहर और आप छोड़ दे रहे हैं, उन 122 शहरों के अलावा। अच्छा, दूसरी बात है कि हमने एक रिपोर्ट किया था एयर विजुअल्स के साथ, जिसमें हमने पाया कि 30 जो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर हैं, उसमें से 21 हमारे इंडिया में हैं। और हमारे जो ये शहर हैं, इसमें जो एयर क्वालिटी है, इस पे जो हम खर्च कर रहे हैं हेल्थ कॉस्ट पे, इसकी वजह से एनुअली भारत को 10 लाख करोड़ रुपए के करीब खर्च करना पड़ रहा है। यानी कि हमारे जेब पे वो सीधा-सीधा असर कर रहा है। ये देश के 5 से 6% जीडीपी को असर कर रहा है, वायु प्रदूषण। और डेथ की बात करें तो 10 लाख 1 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ भारत में वायु प्रदूषण की वजह से हो रहा है। तो ये बहुत डरावना है। और अच्छा, और उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हैं वो निश्चित तौर पे जो महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, सीनियर सिटीज़न्स हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। लगभग सिर्फ़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन की वजह से 12 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं भारत में, वो अस्थमा के साथ जीने को मजबूर हैं। इसी तरह से हर साल 3,50,000 नए केस अस्थमा के बच्चों में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो ये तो एक जो हम देखते हैं कि ये स्मार्ट सिटीज़ की एक तरफ बात होती है, हम महत्वाकांक्षा भी रखते हैं कि हमारे शहर बहुत डेवलप्ड हों, उसमें ये कॉस्ट हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं अनफॉर्च्यूनेटली। अच्छा, और इसमें जो है सिर्फ़ हेल्थ में आपको सिर्फ़ मतलब सिर्फ़ कैंसर और
सांस संबंधी समस्याएं हैं, हार्ट स्ट्रोक्स हैं, ये सब तो हैं ही, लेकिन मेंटल हेल्थ पे भी वायु प्रदूषण का उतना ही असर है। एक स्टडी है यूके की, पिछले 2019 में शायद आई थी, उसमें उन लोगों ने एक सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाके की एक आकलन किया था कि कैसे वायु प्रदूषण की वजह से क्राइम में इंक्रीज हो रहा है उस इलाके में, और लोगों के, और इससे फिर उन्होंने एस्टेब्लिश किया कि कैसे मेंटल हेल्थ से इसका जुड़ाव है। तो वो हमारे मेंटल स्ट्रेस को भी काफ़ी बढ़ा रहा है। आप देखेंगे कि माइग्रेन जैसी समस्याएं जो हैं वो बहुत कॉमन होती जा रही हैं। तो अब बात आता है कि आखिर क्या वजह है जो वायु प्रदूषण इतना बढ़ रहा है। तो मोस्टली जो आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, जो हमारी ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, वो कहाँ से आती हैं। तो हम देखते हैं कि अराउंड 80%, 70 से 80% जो हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है, वो हम कोयला जलाकर करते हैं। अच्छा, और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी देखेंगे कि किस तरह से वो बहुत ज़्यादा बाइज्ड है, प्राइवेटाइज्ड जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उनके प्रति। और जो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक कार को ऑन करना कितना सोशल स्टेटस बना दिया गया है हमारे समाज में। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारी सरकारें हैं, हमारी जो स्थानीय नगर निगम है, और इनका भी अगर हम देखेंगे कि जो शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग खर्च कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, वो कार को ही उत्साहित करने के लिए, मतलब जो कार के यूजर्स हैं उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, ना कि जैसा कि आदित्य जी ने बताया था कि वॉकिंग करने वाले लोग हैं या जो साइकिलिंग करने वाले लोग हैं, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है। हम ये बड़े-बड़े फ्लाईओवर्स को बनाते हैं शहरों में और हमें लगता है कि ये डेवलपमेंट है, लेकिन वो अल्टीमेटली कार यूजर्स के लिए है, वो साइकिल यूजर्स के लिए या शहरों में वॉक करने वालों के लिए वो कोई फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। तो और अगर आप जब आंकड़ों की बात करेंगे, तो जो ज़्यादातर लोग हैं हमारे शहरों में अभी भी, जो 2011 की का जो जनगणना है उसके हिसाब से अराउंड 58% जो लोग हैं हमारे शहरों में, वो साइकिल और वॉकिंग 2 चीज़ें पे डिपेंडेंट हैं अपने वर्क ट्रिप्स के लिए। तो निश्चित तौर पे वो बहुत बड़ी संख्या है, और हमारे छोटे शहरों में, इवन दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी 10 लाख डेली साइकिल यूजर्स हैं जो अपने काम पे जाते हैं, और छोटे शहरों में तो इसकी संख्या और भी ज़्यादा है। लेकिन इतने सालों के जो डेवलपमेंट है उसमें ये लोग इनविजिबल बना दिए गए हैं। बिल्कुल इनको अदृश्य कर दिया गया है। इनको जब भी रोड के डेवलपमेंट का या रोड से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, तो इनको कभी ध्यान में नहीं रखा जाता है। बहुत कम ही शहर होंगे जहाँ पे साइकिल ट्रैक है, अगर साइकिल ट्रैक है भी तो उसकी हालत बहुत खराब है। अच्छा, और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। अक्सर हम ऐसी खबरें पढ़ते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो घाटे में चल रहा है, चाहे वो दिल्ली की डीटीसी बस हो या और भी शहरों की जो बसें हैं, सरकारी बसें हैं, उनको दिखाया जाता है कि घाटे की का सौदा साबित हो रहा है, और इस बहाने उसको बंद करने की कोशिश होती है, बसों के नंबर्स घटाने की कोशिश होती है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि जो उसका जो कॉस्ट है, एक तो हम मानते हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कोई फ़ायदे के लिए फ़ायदे सौदा, मतलब वो कोई बिज़नेस प्रॉफ़िट कमाने की चीज़ नहीं है, वो लोगों को सुविधा देने की चीज़ है। और दूसरा, जो उससे एनवायरनमेंट है या जो एक सिटी जो सस्टेनेबल जिसको कहते हैं, उसको सस्टेनेबल सिटी बनाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो उसमें हम देखते हैं कि मतलब वो एक कमी हमें दिखती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं किया जा रहा है हमारे शहरों में, खास करके जो कोविड के बाद, जबकि ज़रूरत था कि मतलब हम देख रहे हैं कि कोविड की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोगों का ट्रस्ट काफ़ी कम हुआ है, और लोग थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं मेट्रो या बस या ऐसी सर्विस का इस्तेमाल करने में, या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कई सारे मतलब सीटों की संख्या घट गई है बसों में, या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उसके हिसाब से हम देखेंगे कि अथॉरिटीज़ जो हैं, प्रशासन जो है, वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। वो बसों के नंबर्स नहीं बढ़ा रहा है, या जो एक रीबिल्डिंग होता है, जो ट्रस्ट रीबिल्ड किया जाए पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, वो नहीं किया जा रहा है। तो और तो एक तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरा जो इंडस्ट्रीज़ है,
बहुत ज़्यादा पिछले 20-30 सालों में हमारे शहरों के आसपास बहुत इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ है और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत नेगेटिव है, मतलब उससे बहुत फ़ायदा भी हुआ है, हमारे देश की इकोनॉमी मजबूत हुई है और तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसी सेम वक़्त में हम ये भी देखते हैं कि उनके ऊपर कोई वैसा रेगुलेटरी बॉडीज़ नहीं है, जो उनके पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जो नियम है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनको वो अक्सर वायलेट करते हुए दिखते हैं। उनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती करती हुई कोई एजेंसी नहीं दिखती है, कोई एक ठोस मॉनिटरिंग सिस्टम भी नहीं है। अच्छा फिर एक ये भी हुआ है कि पिछले 20 सालों में हमने उदारीकरण के बाद बहुत सारा लाइफ़स्टाइल चेंज हुआ है हमारा और जो भारत बहुत ज़्यादा जितनी की ज़रूरत है उतनी ही खर्च करना वाली संस्कृति और मानसिकता वाला देश है हमारा, हमारी परंपरा रही है, वो आज बेतहाशा अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज कर रहा है और उपभोग कंज्यूमरिज़्म अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसकी वजह से वेस्ट भी हम लोग बहुत जनरेट कर रहे हैं। लेकिन इस वेस्ट को कैसे मैनेज करना है वो हमारे शहरों ने नहीं सीखा है। तो वेस्ट का भी एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। फिर निश्चित तौर पे गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा ये उज्ज्वला योजना के बाद एलपीजी प्रोवाइड करवा रही है और कुछ प्रोग्रेस भी उस क्षेत्र में हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे घर जो हैं वहाँ पे लकड़ी जलाया जाता है खाने के लिए, तो उसका भी एक बहुत बड़ा असर है। और फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी बहुत बढ़ रहा है। रियल एस्टेट में हम सब जानते हैं कि कितना बेतहाशा वृद्धि हुई है और उनके ऊपर भी कोई उस तरह का रूल एंड रेगुलेशंस लागू नहीं किया जा रहा है। दुखद बात ये है कि ये सारे सारी वजह कमोबेश कम और ज़्यादातर सारे शहरों में यही वजह हैं वायु प्रदूषण की। लेकिन जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है तो अक्सर हम किसानों टीवी डिबेट्स में देखते हैं कि किसानों को खलनायक बनाया जा रहा है। पराली जलाने को या थोड़े दिनों के लिए अगर कोई फायर क्रैकर्स जला रहा है तो उसको बहुत बड़ा इश्यू बनाते हैं और बाकी जो मुद्दे हैं जो साल भर वायु प्रदूषण को कंट्रीब्यूट करते हैं, उन पे कोई बात नहीं होती है। ये थोड़ा-सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पराली जलाने से प्रदूषण नहीं होती है या फायर क्रैकर्स से प्रदूषण नहीं होती है, लेकिन ये बहुत ही एपिसोडिक है, कुछ दिनों के लिए होता है और इसका भी बहुत इम्पैक्ट है। इस पे भी अ नियंत्रण करने की सख्त ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ-साथ जो और भी रूट कॉज़ हैं, उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, जो कि हमारी सरकार और मीडिया और जो भी हमारी जो चर्चाएँ हैं, वो मिस कर जाती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमारी जो सरकार है या जो हमारा पॉलिटिकल स्पेस है, जैसा कि डॉक्टर तिलक ने पहले कहा था कि वायु प्रदूषण आखिर वोट का मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा तो प्रोग्रेस हुआ है। पिछले 4-5 सालों में जो इतना सिटीज़न्स मूवमेंट हुए हैं और इतने लोगों ने वायु प्रदूषण को लेके शोर मचाया है, उसका ये असर हुआ कि पिछले साल जब जनरल इलेक्शन हुए हैं, तो लगभग सभी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टो में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक वो रिज़ॉल्यूशन लिया था। इसी तरह से आप सरकार भी जो है वो इस साल 4,400 करोड़ रुपए बजट में वायु प्रदूषण के लिए उन्होंने एलोकेट किया। इसके साथ-साथ सरकार ने कहा कि हम एडवाइस करते हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स इमिशन स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट कर रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हुई हैं, लेकिन अभी भी ये लगता है कि बहुत सारा सिर्फ़ टॉक हो रहा है और जो एक्ट वाला पार्ट है, वो अभी भी मिसिंग है और ख़ास करके दिल्ली में तो काफ़ी हो चीज़ें हो भी रही हैं, थोड़ी-सी चर्चा भी ज़्यादा है, लेकिन दरभंगा जैसे शहर मैं आज ही देख रहा था इस प्रोग्राम में आने से पहले दरभंगा शायद 1 साल पहले ही वहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा भी है। और वो 76 था पीएम 2.5 का लेवल। इसका मतलब है कि आप 3 सिगरेट हर आदमी औसतन पी रहा है। तो ये स्थिति है और हम बिहार की या कोई भी ऐसे शहर की बात करते हैं, ये हमें ख़्याल रखना चाहिए कि विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में अगर पटना, गया, मुज़फ्फरपुर जैसे शहर आते हैं, तो इसका मतलब है कि जो बाकी के बिहार के शहर हैं, उनका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ही नहीं हो रहा है। अगर आप कल्पना कीजिए कि ये जो जितने शहर हैं जिनका एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होने लगे, तो ये संख्या और भी ज़्यादा होगी और ये बहुत चिंता की बात है। और निश्चित तौर पे सबसे पहले तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस को बहुत ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है। अभी करीब 700 से 800 के करीब है और एक रिसर्च कहता है कि 2022 तक हमें कम से कम 3000 मॉनिटरिंग स्टेशंस पूरे देश में लगाने चाहिए, तभी जाके हम एक्चुअल स्थिति की
का पता कर पाएंगे। तो अभी तो हम जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारे शहर, बहुत सारा डेटा मिसिंग है और वो पार्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस समय इसलिए ये बात, वायु प्रदूषण की बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च आई थी जिसमें कहा गया था कि कैसे उन लोगों ने एक स्टडी किया कि PM 2.5 के एक्सपोजर की वजह से जो है मोर्टेलिटी रेट कोविड-19 का बढ़ रहा है। और निश्चित तौर पे हम सब देख रहे हैं अपने आसपास, जो लोग सिगरेट पी रहे हैं या जिनका सांस लेने की दिक्कतें पहले से रही हैं, उनको ज़्यादा कोविड की वजह से खतरा है। और एयर पोल्यूशन की वजह से आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं 3 सिगरेट रोज पी रहा हूँ इन एन एवरेज, या फिर 3 से ज़्यादा ही, दिल्ली में तो और भी संख्या ज़्यादा है, तो फिर मेरा, अगर मुझे कोविड होता है तो कितना कॉम्प्रोमाइज्ड मेरा लंग और मेरा इम्यूनिटी सिस्टम है। तो ये बहुत क्लियर है कि अगर आपको कोविड-19 जैसे महामारी से, पेंडेमिक से भी निपटना है तो आपको क्लीन एयर को अचीव करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अब इसका है कि आप कैसे इसको ठीक। अच्छा अविनाश जी अच्छा, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे ताकि हाँ, बिल्कुल। एक नहीं, तो मिनट में अगर आप रैप अप बस कर मैं दें ये कि हम लोग कहना चाह चाहेंगे रहा हूँ कि चर्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है, मोबिलिटी और एनर्जी जिस तरह से हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और बाकी जो अभी कोविड-19 क्राइसिस से हम लोग निकल रहे हैं, उससे अगर हम लोग उस जो रिकवरी पैकेजेस बनाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से भी, उसमें भी अगर ये एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखा जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा। जी, शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट ये सारे इश्यूज इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि कहीं ना कहीं ये हम लोग को बड़ा क्रिएटिव होकर के, खास करके छोटे शहरों को टारगेट करना होगा। मैं बुलाना चाहूंगा रूबी को। रूबी इन सब मुद्दों से भी जुड़ी रही हैं, काफी एक्टिव रही हैं और उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। रूबी म्यूट, आप अभी आप हैं रूबी, अभी आप म्यूट। आ रही है मेरी आवाज? थैंक यू तिलक। और मैं तीनों स्पीकर्स का स्वागत करूंगी। और मेरा सवाल आदित्य जी से है। आदित्य सर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की, जो मेरे हिसाब से भी एक बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि जिस तरीके से इसे सक्सेस मिलनी चाहिए थी, उस तरीके से इसे सक्सेस अभी मिल नहीं पाया है। सड़कों में अभी भी बहुत कम गाड़ियां दिखती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है। सो आपके हिसाब से क्या चैलेंजेस है, क्या क्या रुकावट बन रहे हैं इसको वो सक्सेस बनाने में? थैंक यू रूबी जी। आपने ठीक कहा कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जबकि हर आदमी जानता है कि ज़रूरी है और फिर भी हम ज़्यादा मार्केट में नहीं देख रहे हैं। उसका मैं कारण आपको मेन बताऊं, उसका मेन कारण अभी तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो बैटरी यूज़ होती है, लिथियम आयन बैटरी जिसको यूज़ करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है गाड़ियों का। उसकी कॉस्ट भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो कॉस्ट ऑफ गाड़ी है, जैसे आप देख लीजिए अपना आजकल एक टाटा नेक्सॉन की शायद गाड़ी अवेलेबल है, वो आपकी 7-7.5 लाख की है पेट्रोल में, डीजल में, और 14 लाख की है इलेक्ट्रिकल में। तो लिटरली 40 से 50% महंगी है। तो नेचुरली कोई आदमी नहीं चाहेगा कि वो इतना पैसा खर्च करना। पर मैं आपको ग्लोबल स्टडी बताता हूँ अब कि दुनिया में किस तरह से इंडस्ट्री चल रही है, उस हिसाब से कि देखिए चेंज आएगा। पहली चीज तो है पॉलिसी का चेंज। पॉलिसी का चेंज तो ये आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी पहले एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकाली थी कि 2030 तक सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए, पर फिर इंडस्ट्री ने पुश बैक किया तो गवर्नमेंट ने कहा चलिए भाई 40% तक के कर दीजिए, कुछ तो करिए। बट ग्लोबली आपने शायद सुना होगा, लास्ट हफ्ते यूके के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि 2030 के बाद कोई गाड़ी जो है यहाँ पे बिना उसके इलेक्ट्रिक के नहीं आप इंट्रोड्यूस कर सकते। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिका में भी इस तरह का रेगुलेशन बहुत जल्दी आने वाला है और पूरे यूरोपियन कंट्रीज में भी ये रेगुलेशन आएगा। तो ये तो हो गया पॉलिसी फ्रेमवर्क की, एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क की आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी ही लानी है, जिसका प्रेशर अब सभी कंपनियों के ऊपर पड़ेगा। अब देखिए जो कंपनियां हैं वो दो गुटों में बटी हुई हैं दुनिया की इलेक्ट्रिक के लिए। एक है जो कह रहे हैं टेस्ला वाली हैं, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे बढ़ाएंगे, और एक है टोयोटा वाला ग्रुप जो कहता है हाइड्रोजन व्हीकल आगे बढ़ाएंगे। तो दो टेक्नोलॉजी आपस में कंपीट भी कर रही है। अब आप देखिए जो हमारा एस्टिमेट है आज की डेट में इंडस्ट्री का, वो ये कहता है कि 2025 पे दोनों का जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का और पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल का, 2025 में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दोनों का इंटरसेक्शन होने वाला है, मतलब दोनों का कॉस्ट बराबर होने वाली है।
अगर आप चाहे इलेक्ट्रिक खरीदें चाहे आप पेट्रोल खरीदें तो 2025 के करीब पैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। मतलब हो सकता है कुछ 5-10 हजार का फर्क हो, पर दोनों की प्राइस बराबर होने वाली है। उसके बाद आप देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन मार्केट करेगा, क्योंकि नेचुरली अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएं तो आप हमेशा महसूस करेंगे कि वो बहुत स्मूथ चलती है, बहुत अच्छा चलती है। और अगर उसमें अगर आपको मतलब अगर आप एक पेट्रोल गाड़ी चलाओ इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएं तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी पसंद करेंगे चलाना। तो गाड़ी बेटर है, सब कुछ अच्छा है, अगर कॉस्ट हमारे को अच्छी मिल जाए, मतलब अगर हमारे को सही कॉस्ट पे मिल जाए, क्योंकि फिर रनिंग तो टोटल फ्री हो जाएगी। अगर दोनों की गाड़ियों की प्राइस बराबर हो गई तो अगले 5-10 साल तक आप फ्री गाड़ी चलाएंगे। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से काफी फास्ट अब आप देखेंगे ऑफ टेक होगा। और इसका मार्केट इंडिकेटर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंडिकेटर बहुत पावरफुल होता है जिससे दिखता है। आप देखिए टेस्ला जैसी ऑर्गेनाइजेशन के 600% उनका शेयर मार्केट बढ़ गई है, जो शेयर की वैल्यू है वो 600% बढ़ गई है 1 साल के अंदर। और सिमिलरली जिन प्रोजेक्ट्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज किया जा रहा है वहां पे यही हो रहा है। मैं सिर्फ इसका आंसर का आखिर में बस एक ही बात कहूंगा कि ये इतनी एफर्ट की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, सब जीरो हो जाएगी अगर, जैसे अविनाश जी ने कहा, कोयला की अगर हम बिजली को नहीं रोकेंगे। अगर हम कोयले की बिजली से ही इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे तो ये होगा कि नाक इधर से नहीं पकड़ी तो इधर से पकड़ ली, राइट हैंड से ना लेफ्ट हैंड से, वही वाली बात होने वाली है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चार्जिंग है, चार्जिंग शुड बी क्लीन एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, उसके चार्जिंग स्टेशन हमें चाहिए, उससे हमें बिजली चाहिए और उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा, तब आप प्रदूषण में कमी पाएंगे। अदरवाइज कोल की एनर्जी से चलाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। थैंक यू। थैंक यू। आलिंदु जी, आपके पास भी सवाल है? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अच्छा, आलिंदु जी बाहर निकल गए। अच्छा, इनफैक्ट ये चीज एक जो मेरे मन में सवाल आ रहा है कि हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं हर जगह के लिए जरूरी है, लेकिन छोटे शहरों के बड़े अपने यूनिक चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैं अगर दरभंगा की बात करूं तो दरभंगा में जैसे सड़कें चौड़ी हैं, फिर लोग मान लीजिए कि उस पे मकान बना लिया है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको सरकार भी शायद नहीं छूना चाहती है, या फिर शहर का उस तरीके से फैलाव नहीं हो रहा, फैलाव भी हो रहा है तो बहुत अनरेगुलेटेड तरीके से हो रहा है। और ये हर शहर में हो रहा है, लेकिन वहां भी हो रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम वो गलती जो बड़े शहरों में की है वही वहीं पे दोहरा रहे हैं। मैं डॉक्टर खेतान से ये जानना चाहूंगा कि आप मान लीजिए कि दरभंगा को देख रहे हैं 40, 50, 60 सालों से, राजनीति को देख रहे हैं, किस तरीके से लोग हैं वो देख रहे हैं। आखिर सरकार को करना चाहिए, रेगुलेटर्स को करना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स को करना चाहिए, मार्केट को करना चाहिए, सारी बातें तो सही है, लेकिन हमें और आपको क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? डॉक्टर खेतान। हम लोग के लेवल पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम लोग पैदल जितना ज्यादा हो सके चलें। जैसा कि आदित्य जी ने बोला, साइकिलिंग करें। दरभंगा से लहरियासराय जाना हो तो कोशिश करें साइकिल से जाना। दरभंगा में अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है एक्सीडेंट का, कई सारे रूट्स हैं जिससे कि हम लोग साइकिल से चल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चल तो पाते नहीं हैं। गाड़ियां जो है उसको हम लोग एकदम ट्यून अप रखें, जो भी गाड़ियां हैं उनको हम लोग प्रदूषित नहीं करें। जो प्रदूषण की जो जांच होती है वो एकदम निष्ठापूर्वक और असल में जितना होना चाहिए गाड़ी का, ये गाड़ी से जो धुआं निकलती है वो कम से कम निकले। ये सब हम लोग अगर करें तो संभव है कि कुछ हद तक हम लोग वायु को प्रदूषित करने से रोक सकते हैं। और जो जलावन जो है उसको कम से कम जलावें। और जो हम लोगों के जो ये प्रोडक्ट निकलते हैं जितने भी गार्डन से या फिर फार्म हाउस से, उनको ना जलाकर, बिल्कुल नहीं जलावें, उनका हम लोग कंपोस्ट बना लें और कंपोस्ट या मुल्चिंग भी कर सकते हैं। ये सब अगर करते हैं तो शायद कुछ हद तक हम लोग ये अपने आप को प्रदूषण से बचा सकते हैं। और जहां तक सरकारी लेवल पर है वो तो कर तो रही है सरकार। अभी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ये एकदम एक अच्छा मोटो है कि जितना ज्यादा हो सके प्रदूषण को हम लोग रोकें, लेकिन इसमें हम लोगों को भी उतना ही उनका साथ देना चाहिए और जितना हो सके अपने आप को हम लोग ये चेंज करें। एक ये सिर्फ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है
अगर हम कभी भी हम लोग अगर बाहर जाते हैं तो मेरे को याद है कि मैं अगर कोई रैपर भी है तो उसको पॉकेट में रखता हूँ, रोड पर नहीं फेंकता हूँ। लेकिन अगर वही इंडिया में आ गया, दरभंगा में आ गया, तो जहाँ मन हुआ वहीं पर फेंक दिया। तो इस तरह अपने आप को मेंटेलिटी भी चेंज करनी पड़ेगी, और तभी ये हमारा समाज है या हम लोग हैं, जब तक हम अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तब तक कुछ नहीं होने इनफैक्ट मुझे लगता है बहुत प्रमुख सवाल है कि हम हर किसी को बदलने की जरूरत है। आलिंदु जी। जी थैंक यू। मेरा प्रश्न डॉक्टर राम बाबू खेतान जी से है। जैसे एयर पोल्यूशन, मुझे लगता है कि एयर पोल्यूशन का मेन कारण है कि हम लोग प्रकृति से ही दूर, मतलब हमारा प्रकृति से दूरी बढ़ता चला गया। जैसे हमारे धर्म संस्कृति में पूजा पाठ या कुछ ऐसा त्योहार होता था जिस समय हम लोग वृक्षारोपण जैसे काम, आप चूंकि हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो आप हम लोगों को इस विषय में जानकारी दे सकते हैं कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसको इजीली हम लोग लगा सकते हैं और वो प्रकृति के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। पौधा आप घर में लगाना चाहते हैं या फील्ड में लगाना चाहते हैं? हेलो। मुझे लगता है कि घर में ही लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काम आसानी से हो जाएगा और सभी लोग इस चीज को कर पाएंगे। तो मुझे लगता है सर आप सबसे ज्यादा अच्छा इसका जवाब दे पाएंगे सर। इसमें कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बहुत हार्डी होते हैं, किसी भी सिचुएशन में लग जाते हैं। खास करके जो सेंसिवेरिया जाति की जो पौधे होते हैं वो हर एक सिचुएशन में लग जाते हैं, कोई भी लगा सकते हैं। इनका ग्रोथ भी अच्छा होता है, ऑक्सीजनेशन भी इससे काफ़ी अच्छा होता है। और आप नेचर में देखेंगे जो भी पौधे आपको लगे कि जंगल की तरह इस दीवार पर लगे हुए हैं, उस दीवार पर लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि वो हम लोगों के एरिया के लिए बहुत ही हार्डी प्लांट है। उसको आप जैसे तैसे भी लगाएंगे लग जाएगा। अब ये फाइकस जाति की जितनी भी प्लांट्स है, फाइकस में जैसे ये पीपल हो गए, ये आपको बर के पेड़ हो गए, इस सब तरह के पेड़ जितने भी हैं आप छोटे छोटे रूप में भी घर में लगा सकते हैं, उसको बोनसाई के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और वैसे तो कोई भी पौधा आप लगाएंगे वो हम लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। जो भी यहाँ पर आसानी से लगे, जैसे क्रोटन आप लगा सकते हैं, क्रोटन भी बहुत लोग लगाते हैं, बहुत कॉमनली ये पौधा है, तो ये सब आप लगा सकते हैं। चलिए, अच्छे सुझाव है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम सभी को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, अविनाश जी का मैंने इनफैक्ट ट्वीट देखा था 4-5 घंटे पहले, आज ही, इन्होंने कहा कि कोलकाता में जो साइकिलिंग स्पीड, जो एवरेज स्पीड है वो लगभग 12 से 14 लोग जाते हैं कार इत्यादि से, और उतनी तेज तो साइकिल भी चल सकती है। तो फिर उससे बेहतर है कि साइकिल ही चला लें। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप छोटे शहर से आते हैं, बेगूसराय से हैं, क्यों नहीं, मतलब ये सब चीजें वहां से हट करके लोग कार के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे ये एक फैशन भी हो गया है। ये सारी चीजें भी हैं क्या कहीं, अविनाश? नहीं, बिल्कुल। एक तो हमारा मैं अक्सर ये बोलता हूँ जब भी कुछ ऐसे ग्लोबल मीटिंग्स होते हैं, जब वो लोग बात करते हैं कि आप लोग का कंजम्पशन ज़्यादा है। एक तो हिस्टोरिकली हमें समझना होगा कि हमने बहुत देर से हमें चीज़ें मिली हैं, तो कार का एक्सेस पूरे एक मिडिल क्लास को, एक तो पूरा मिडिल क्लास ही हमारा बहुत नया है, और फिर उसको कार एक एस्पिरेशन तो है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी जो सरकार है या जो हमारी जो लोकल, खास करके मैं बात करूंगा कि जो शहरों का जो निकाय, नगर निगम है, ये लोग कितना, हम, अगर मैं एक साइकिल यूजर हूँ तो उसको वो कितना मुझे पॉजिटिव इम्प्रेशन, इमेज क्रिएट करता है मेरे लिए। क्या वो इस बात को समाज और सरकार, लोकल निकाय, दोनों इस बात को काउंट करता है कि मैं साइकिलिंग करके क्लीन एयर, मतलब मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ? या फिर मुझे सेम से मुझे मेरा समाज देखता है कि नहीं, ये इसके पास कार नहीं है तो इसका मतलब इसे कुछ करता नहीं है, ये एक साइकिल यूजर है तो इसकी कोई औकात नहीं है। तो एक तो वो जो सेंस है, जो एजेंसी जिसको बोलते हैं लोगों के भीतर, वो जगाने की जरूरत है कि अगर कोई साइकिल यूज कर रहा है तो वो, इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट, वो ना सिर्फ अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर रहा है बल्कि इन्वायरमेंट को भी
बेहतर कर रहा है। और इसका मतलब कतई नहीं है कि उसने जीवन में कुछ और अचीव नहीं किया उसके पास अगर कार नहीं है, तो उस मानसिकता से निकलने की जरूरत है। दूसरा, मैं कलकत्ता की बात अभी हमने मतलब मुझे भी बहुत शॉक्ड हुआ कि कलकत्ता के कई ऐसे स्ट्रीट हैं जहाँ पे साइकिल को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है और बोला गया है कि बोला जाता है कि वहाँ पे कार को चलने में दिक्कत होती है, इसीलिए साइकिल यूजर्स को बैन किया जा रहा है। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है कि 11% लोग जो हैं कलकत्ता में वर्क ट्रिप्स जो हैं वो साइकिल से करते हैं और 7% से भी कम कार या अन्य चीज़ों से करते हैं। तो निश्चित तौर पे ज़्यादा संख्या साइकिल यूजर्स की है, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा सिस्टम साइकिल यूजर्स को डिस्करेज कर रहा है। वैसे में मैं भी अगर साइकिल चलाना चाहूँ और सारे शहरों में बैन मुझे मिलेगा तो मैं चाहूँगा कि नहीं नहीं ठीक है, फिर कार ही रखता हूँ। या फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं मतलब फ्लाईओवर और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने कार से 5 मिनट में बहुत जल्दी कहीं पहुंच जा रहा हूं और मेरे लिए साइकिल से जाना मतलब रिस्क लेना है, जान पे खेलने जैसा है, तो मैं साइकिल भी यूज नहीं करूँगा। तो ये दोनों है कि एक व्यक्ति के तौर पे मैं समाज के तौर पे मैं कैसे देखता हूँ साइकिल को, और हमारी जो स्थानीय प्रशासन है वो कितना हमें इनकरेज करती है या हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर देती है साइकिल के इस्तेमाल करने के लिए। जी अच्छा, इनफैक्ट साइकिल के विषय पे हम लोग को बहुत कुछ करने की जरूरत है। आदित्य ने भी बताया, डॉक्टर साहब ने भी इस विषय की चर्चा की। अच्छा, ये सवाल डॉक्टर दास से है। आदित्य, मैं ये आपसे रखना चाहूंगा कि इनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिसी फेलियर कम है, इंडिफरेंट गवर्नेंस जो है सो ज्यादा है। तो ठीक है, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं, लोकल स्तर पे, लोकल गवर्नेंस के स्तर पे ऐसा क्या हो रहा है कि हम छोटी छोटी चीजें भी लागू नहीं कर पाते? हर चीज के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर रहने की तो शायद जरूरत भी नहीं। आदित्य। अच्छा, हाँ, थैंक यू दिलीप जी। आप ठीक कह रहे हैं। छोटी होता क्या है, आप आई थिंक अविनाश जी ने बिल्कुल सही बात पकड़ी। उन्होंने जो एक मानसिकता की बात की है, क्रक्स मानसिकता ही है। मैं आपको उसका एग्जांपल देता हूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में पोस्टेड था और वहाँ का एक मेलबर्न बहुत बड़ा शहर है, दिल्ली जैसा ही बड़ा शहर है। और वहां जाके जब मैंने पहली बार थोड़ा देखना शुरू किया तो वहां मैंने पाया वहां पे 6 रोड थी। मतलब एक रोड पे 6 पार्ट होते थे। एक पार्ट में बस चलती थी, एक में गाड़ी चलती थी, एक में ट्रैम चलती थी, एक में साइकिल चलती थी। बिल्कुल उसमें अगर आप आएंगे तो आपको बहुत महंगा फाइन पड़ेगा, और एक पैदल चलने वालों के लिए भी था आखिर में। उसके बाद जब मैंने वहाँ पे ऑफिस वगैरह में लोगों के साथ काम किया, बात की, तो फिर मैंने पाया कि वहाँ पे बड़े सीनियर लोग, डायरेक्टर लेवल के लोग साइकिल से आते थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जैसे इंडिया की मानसिकता से मेरे को, मैं वही सोच रहा था कि पता नहीं क्या बात है, ऐसी क्या बात है कि साइकिल से आ रहे हैं डायरेक्टर साहब, मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। तो पर पता लगा कि उनसे बात की कि उन्होंने कहा नहीं यार, हमारा घर 5-7 किलोमीटर दूर है, दिन में हम इतना काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने का। यही एक्सरसाइज होती है अपनी, सुबह आते हैं साइकिल से, 7 किलोमीटर आए, 7 किलोमीटर गए, 14 किलोमीटर साइकिल चलाई, बिल्कुल फिट। तो मैंने यही पाया कि साइकिल हमारे ऑफिसों में, वहां पे उन्होंने देखा कि 70 से 80% लोग साइकिलिंग करके आ रहे थे या फिर ट्रैम से आ रहे थे। तो उसके बाद फिर मैंने और भी लोगों से बात की, तो एक एटीट्यूड वहां ये नहीं था, जैसा अविनाश जी ने बहुत करेक्टली पॉइंट किया कि अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, तो ये तो बेचारा रह गया है, तो साइकिल से आ रहा है, इसके पास तो साइकिल है। तो एक परसेप्शन हमें चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक जो अविनाश जी कह रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। मैं तो कहता हूँ अमिताभ बच्चन जी से बोलिए साइकिल करें, अक्षय खन्ना जी से बोलिए साइकिल करके दिखाएं अपने अपने शहरों में, जब जाएं, लुधियाना में जाएं, पंजाब जाएं। तो उससे क्या होगा कि एक यंगर जनरेशन को एटलीस्ट मोटिव मिलेगा। जैसे अगर मैं आपको स्टोरी बताऊं, ये स्टोरी मेरे अमेरिका में था। जब मैं अमेरिका गया तो वहां पे मैंने पाया कि जो बड़े लोग थे अभी भी वह पुराने मानसिकता के थे, वो गाड़ियां चलाते हैं और बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाएंगे। पर उनकी जो यंग बच्चे हैं, जो 18 साल से मैं कहूंगा जो 20 साल तक वाले जो बच्चे हैं, सारे साइकिल पे मिलेंगे आपको। तो आई थिंक ये एजुकेशन का फर्क पड़ा है वहां पे, कि लोगों ने एजुकेशन को बढ़ाया है, हर जगह साइकिल की लेन दी है, हेल्थ कॉन्शियसनेस बच्चे हो गए हैं। तो मैंने सबको पाया कि यंगस्टर सारे अपनी वो हेलमेट लगा के, छोटा सा हेलमेट होता था उनका, वो हेलमेट लगा के आते थे और अपना काम कर रहे थे। आई थिंक ये मानसिकता हमें छोटे शहरों में लोगों की बदलनी चाहिए, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करें, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के थ्रू करें। अगर हम ये मानसिकता बदल सकें कि साइकिल चलाना आपकी स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और आपकी इमेज के लिए भी अच्छा है, अगर ये दोनों चीज, क्योंकि जहां पे अगर आप कहते हैं कि आप एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं, आप क्लाइमेट कॉन्शियस हैं और आप साइकिलिंग करते हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। अगर आप ये मानसिकता चेंज कर सके साहब, तो आई थिंक ये, क्योंकि देखिए पॉलिटिशियन सिर्फ वोट की राजनीति समझते हैं। अगर उन्हें ये जिस दिन पता लग गया कि ये तो लोग सारे साइकिलिंग की बात कर रहे हैं और तेरे को आउट करेंगे,
वो साइकिल की बात करनी शुरू कर देंगे। मेयर भी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, सब कहेंगे जी साइकिल लेन होनी चाहिए। और जब तक अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि भाई साइकिल मांगिए, तब तक ये नहीं हो पाएगा। सर, जहाँ तक मानसिकता की बात है, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। दिल्ली में मैंने कई जगह देखा है कि लोग जॉगिंग करने भी जाते हैं या जिम भी जाते हैं, और 1-2 किलोमीटर की दूरी पे है तो वो गाड़ी से जॉगिंग वाले एरिया तक जाते हैं, वहां जॉगिंग करते हैं, फिर वहां से गाड़ी से आते हैं। वो 2 किलोमीटर के एरिया वो साइकिल से कवर नहीं करते। जिम के साथ भी ऐसा ही है, जिम करने लोग गाड़ी से जाते हैं, वो करके फिर आते हैं। तो मानसिकता एक बहुत बड़ी चीज है। मानसिकता बहुत बड़ी चीज है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप रूबी जी। अच्छा, एक मेरे ध्यान में सवाल आ रहा है, ये आई थिंक अब समय हम लोग पास खत्म है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर खेतान से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, क्या हम लोग दरभंगा जैसे छोटे शहरों में साइकिलिंग ट्रिप इस तरीके का कुछ ऑर्गेनाइज करने से आपको क्या लगता है कुछ बात बढ़ेगी? और हमें लगता है कि शायद हम लोग आपके अंदर में इस तरीके का, चूंकि आदित्य ने कहा है कि बड़े लोग जब साइकिल लेके निकलते हैं तो फिर बाकी लोग भी इंस्पायर होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तिलक जी, मैं भी काफी इंस्पायर हुआ हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं साइकिल जरूर चलाऊंगा। बहुत कम चलाया करता हूँ, लेकिन बचपन में काफी चलाया हूँ, और अभी मैं कोशिश करूंगा कि किसी न किसी संस्था के द्वारा साइकिल रेस कराऊं दरभंगा टू लहरियासराय। चलिए डॉक्टर साहब, आई थिंक इसी पॉजिटिव नोट पे हम लोग को ये प्रण लेना चाहिए कि शायद हर छोटे शहर में, हर छोटे गांव में हम लोग अपने बचपन का जो साइकिलिंग का फन का जो एक मजा होता था ना, उसको फिर से वापस लाएं और ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें करें, पेड़ लगाएं। जैसे आई थिंक मनमोहन जी का काफी सारा सजेशन आया कि हाँ क्या हम लोग कर सकते हैं, और ऐसे ही क्रिएटिव वेज से आई थिंक शायद कहीं ना कहीं इस प्रदूषण की समस्या से निजात पाएंगे। आप लोगों ने इतना समय दिया, 1 घंटे का अपने व्यस्त समय में से, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग चाहेंगे कि इस विषय पे हम लोग आगे भी इस चर्चा के बाद ही बहुत कुछ करें, इसके लिए हम आपसे संपर्क में रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।